आप सभी जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुना होगा या फिर उसे समझने की कोशिश भी की होगी। और साथ ही साथ आपने राग शब्द को भी सुना होगा। अब प्रश्न दोस्तों यह उठता है कि राग क्या है, राग का संगीत में क्या रोल है या उसका क्या महत्व है, या फिर राग को हम कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे सीख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है म्यूजिक वाइब्स कैफे में। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रिचा, और हम सब आज बात करेंगे राग के बारे में। उसको हम कैसे समझ सकते हैं, जो राग टर्म है उसको समझने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि जो भारतीय संगीत है वो बहुत यूनिक है, और जो राग है, जो रागों की जो इमारत है वो भारतीय संगीत की, वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसे समझने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना बेहद ज़रूरी है। वास्तव में भारतीय संगीत की नींव राग है, और प्रत्येक राग के अपने भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं। और अगर उत्पत्ति की बात की जाए दोस्तों, तो राग शब्द की जो उत्पत्ति है वो रंज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या खुश करना। हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि है उसकी एक विशिष्ट या विशेष रचना, जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सुंदरता उत्पन्न होती है, और जो लोग सुन रहे होते हैं उस रचना को, उनको अच्छा लगता है, उनका मन प्रसन्न होता है, उसे राग कहते हैं। राग वास्तव में भारतीय संगीत की एक विशेषता है, और हम भारतीय संगीत की नींव भी इसे कह सकते हैं। या यूँ कह लीजिए कि जो भारतीय संगीत की इमारत खड़ी है रागों की, भारतीय संगीत की जो इमारत है वो रागों पे ही खड़ी है। प्रत्येक राग के भिन्न भिन्न अपने लक्षण होते हैं, और इन्हीं रागों द्वारा भारतीय संगीत का रूप प्रदर्शित होता है। क्योंकि जो राग गाए बजाए जाते हैं वही हमारे संगीत को प्रदर्शित करते हैं। जिस खूबसूरती के साथ भारतीय संगीत खिल के आता है रागों के साथ, वो तो शायद सभी ने सुन रखा होगा। और कहीं ना कहीं राग को समझने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कि एक तो ध्वनि या जो आवाज़ है उस वो स्पष्ट होनी चाहिए, स्वर या वर्ण का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, और रंजकता, सौंदर्य, उसमें सुंदरता, खूबसूरती होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें राग के नियमों और लक्षणों की, तो राग की उत्पत्ति थाट से होती है। राग हमेशा थाट से ही उत्पन्न होता है। साथ ही साथ राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए ज़रूरी, यानी 5 स्वरों से कम स्वरों का कोई राग नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि राग कहलाने के लिए यह ज़रूरी है कि इसमें 5 स्वर आवश्यक हो। राग में 5 से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। 5 स्वर वाले रागों की जाति को हम ऑडव, और 6 स्वर वाले को षाडव, और 7 स्वर वालों को संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। राग आवाज की एक विशेष रचना है, और इनको हम आसानी से गा बजा सकते हैं। अच्छा, राग में स्वर तथा वर्ण दोनों का होना आवश्यक है। इन दोनों के बिना राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि केवल स्वर होगा, वर्ण नहीं हुआ, तो राग नहीं बन सकता। यही नहीं, स्वर और वर्ण का एक ऐसा मेल हो जिसे सुनकर हमारे मन को अच्छा लगे, चित्त को प्रसन्नता मिले, और इसीलिए राग के लिए स्वर्ण और वर्ण दोनों का होना आवश्यक है। राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना राग का रूप पहचाना नहीं जा सकता। जिस तरीके से व्यक्ति के एक रूप को या व्यक्ति की पहचान उनके माता पिता का नाम होता है, उनका व्यक्तित्व होता है, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है वो होती है, उसी तरीके से राग की पहचान भी उसकी एक प्रकृति होती है। और प्रकृति में क्या शामिल होता है? उसका व्यक्तित्व, राग का व्यक्तित्व। और उस राग के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए क्या जरूरी है? उसका आरोह अवरोह होना। आरोह अवरोह के साथ साथ वो राग किस समय गाया बजाया जाता है। थाट को जैसे राग का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है, तो उस राग का थाट क्या है, ये सब चीज़ों का होना राग के लिए बेहद ज़रूरी है। आरोह अवरोह के होने से राग का रूप और उसके चलन का पता चलता है हम लोगों को। राग में रंजकता यानी सुंदरता का होना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि राग का उद्देश्य ही सौंदर्य का और मन को आनंद देना है, यानी हमें खुशी देना है। इसीलिए राग के अंदर सुंदरता का होना बेहद आवश्यक है।
दोस्तों प्रत्येक राग का जो थाट होता है वो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हम थाट को राग का पिता या संगीत की भाषा में उसे जनक कहते हैं। साथ में राग का वादी स्वर, राग का संवादी स्वर कि कौन सा स्वर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा उस राग में प्रयोग में आ रहा है, कौन सा ऐसा है जो सबसे कम प्रयोग में आ रहा है, उसकी जाति, आरोह अवरोह, वो किस समय गाया जाता है, पूर्वांगवादी राग है कि उत्तरांगवादी है, स्वरों को देख के उसका क्या चलन है, ये सब होना बेहद ज़रूरी है। राग का सबसे प्रमुख स्वर होता है वादी और उससे कम संवादी, और राग में लगने वाले बाकी स्वर होते हैं। इनमें कुछ अनुवादी स्वर कहलाते हैं और कुछ विवादी। विवादी वो जो राग में नहीं लगते, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि विवादी स्वर का प्रयोग करके राग का सौंदर्य खत्म हो जाता है, उसको विवादी स्वर की संज्ञा दी जाती है। राग को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि किसी भी राग में सा स्वर यानी षडज स्वर वर्जित नहीं होता। राग में मध्यम और पंचम यानी मा और पा, ये दोनों स्वर एक साथ तथा एक ही समय कभी भी वर्जित नहीं होते। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखने की बात है कि जो मा और पा है, ये दोनों स्वर एक साथ एक ही समय पे कभी भी वर्जित नहीं होते। राग में एक ही स्वर के दो रूप पास पास लेने को हमारे जो संगीतकार हैं, जो शास्त्रकार हैं, उन्होंने मना किया है, निषेध माना गया है इन चीजों को। राग में वादी संवादी स्वर होने आवश्यक हैं। इन स्वरों पर ही विशेष जोर होता है। राग में वादी स्वर अवश्य होता है और संवादी स्वर भी अवश्य होता है। रागों का समय होता है अपना गाने का, हर राग का अपना एक मूड होता है। हर राग को सुन के हमें ये पता लगता है, उसके स्वरों को सुन के ये पता लगता है कि उसकी प्रकृति चंचल है, कि उसकी जो प्रकृति है वो गंभीर है। उसी तरीके से राग की जो समय है वो भी बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ राग जो हैं वो सुबह के टाइम गाए बजाए जाते हैं, कुछ राग दोपहर के टाइम गाए बजाए जाते हैं, शाम के टाइम, रात के टाइम, और कुछ संधिकालीन राग होते हैं जो शाम को, जब दिन और रात का जो समय है वो आपस में मिल रहा होता है, संध्या का टाइम जिसको हम कहते हैं, उस समय गाए जाए जाते हैं। और प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग जिसको हम कहते हैं, जिन सुबह का टाइम जो होता है जब दिन निकल रहा होता है और रात खत्म हो रही होती है, वो जो टाइम होता है। और कुछ राग ऐसे भी हैं जो ऋतुओं के हिसाब से गाए बजाए जाते हैं। अब ऋतु, जैसे बसंत की ऋतु में बहार राग, बसंत राग गाया बजाया जाता है। अगर मेघ मल्हार की बात करें तो ये बारिश की ऋतु में गाया जाता है। इस तरीके से रागों के जो समय हैं वो भी हमारे संगीतकारों ने निश्चित किए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनके जरिए ही हम राग को समझ सकते हैं। जिन रागों में किसी स्वर के दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं, तो जो उसका शुद्ध रूप होता है वो आरोह में, और जो विकृत रूप होता है वो अवरोह में प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम राग मारू बिहाग की बात करें, तो राग मारू बिहाग में दोनों मध्यम का प्रयोग कुछ संगीतकार करते हैं। तो जो शुद्ध मध्यम है वो आरोह में, और तीव्र मध्यम कुछ स्वर संगतियाँ खास होती हैं, पर्टिकुलर कुछ स्वरों के टुकड़ों के साथ तीव्र मा या विकृत स्वर को, जिसको तीव्र मा कहते हैं, वो प्रयोग किया जाता है। जिन रागों के आधार पर थाट का नाम रखा जाता है उन्हें हम आश्रय राग भी कहते हैं। जैसे कल्याण राग हो गया, काफी हो गया, भैरव हो गया, भैरवी हो गया। साथ ही साथ कुछ ऐसे राग भी हैं जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं, जिनको हम परमेल पर्यवेक्षक राग कहते हैं दोस्तों। वो होते हैं जय जयवंती जैसे राग है, मुल्तानी है, इस तरह की। ये चीज़ें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आपको राग को समझने में मदद करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी दूसरे रागों की छाया दिखाई जाती है। जब हम गाते हैं रागों को तो उसमें दूसरे राग की छाया दिखाई जाती है, जिस भाव को हम आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं। ये जो भाव हैं ये सिर्फ रियाज के माध्यम से आप अपने रागों के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप कितना गा रहे हैं, कितना रियाज कर रहे हैं। जो अच्छे बड़े संगीतकार हैं, शास्त्रकार हैं, वो स्टेज पे इस तरह के चीज़ों को बहुत आसानी से दिखाते हैं। एक राग के अंदर दूसरे राग की छाया और फिर उसी राग पे वापस लौट के आना, तो वो आविर्भाव और तिरोभाव कहलाता है। ये तो थे कुछ ऐसे तत्व जो राग को बनाने के लिए या राग की रंजकता बढ़ाने के लिए
या फिर यूँ कह लीजिए कि राग की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि राग की जातियों के बारे में हमें पता हो, क्योंकि जाति के बिना राग अधूरे माने जाते हैं। राग की जाति से हमें यह मालूम पड़ता है कि राग किस जाति का है, यानी राग में बेसिकली कितने स्वर प्रयोग किए जा रहे हैं, 5 किए जा रहे हैं, कि उसमें 6 स्वरों का प्रयोग है, कि उसमें 7 स्वरों का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम 3 जातियां जो मेन हैं, सबसे पहली जाति है संपूर्ण जाति। जिस राग में हम पूरे 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं और उसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता, वह संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। जैसे बिलावल हो गया, भैरव हो गया, भैरवी हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं षाडव जाति के राग, यानी षाडव जाति जिस राग में केवल एक स्वर वर्जित होता है और फिर उसका राग उत्पन्न होता है, यानी 6 स्वर होते हैं, उसे हम षाडव जाति के राग कहते हैं, जैसे मारवा, पुरिया। और तीसरे नंबर पे आती है औडव जाति, जिसमें हम 2 स्वरों को छोड़ के 5 स्वरों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम औडव जाति के राग कहते हैं, जैसे भोपाली, मालकोस आदि। और इनकी 3 उपजातियां भी हैं जो इनके स्वरों को अलग अलग करती हैं। जैसे हम सबसे पहले संपूर्ण जाति की बात करें तो संपूर्ण जाति में सबसे पहली उपजाति बनती है संपूर्ण संपूर्ण, यानी जिस राग के आरोहों में ऊपर जाते समय 7 स्वर लगे और अवरोह में वापस आते समय भी 7 स्वर लगे, उसे संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। इसकी दूसरी उपजाति है संपूर्ण षाडव, यानी जिस राग में आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर लगे, वो संपूर्ण षाडव जाति का राग कहलाता है। अगली है संपूर्ण औडव, यानी जिस राग में आरोह में ऊपर जाते समय 7 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, तो वो संपूर्ण औडव जाति का राग कहलाता है। इसके बाद आती है षाडव संपूर्ण जाति, जिसके आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगे, वो षाडव संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। षाडव षाडव जिसके आरोह और अवरोह दोनों में 6-6 स्वर लगते हैं, ऊपर जाते समय भी और वापस आते समय भी हम सिर्फ 6-6 स्वरों का प्रयोग करते हैं, वो षाडव षाडव जाति के राग कहलाते हैं। षाडव औडव जाति में आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है औडव जाति। औडव की 3 उपजातियां, औडव संपूर्ण, औडव षाडव और औडव औडव। तो औडव संपूर्ण कौन सी है? औडव संपूर्ण में हम आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं, और औडव षाडव में आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग करते हैं। और औडव औडव जाति में आरोह में भी 5 और अवरोह में भी 5 स्वरों का हम प्रयोग करते हैं, जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि जो राग है ये किस जाति का राग है, इसमें कौन से स्वर लग रहे हैं, और जो स्वर लगते हैं उसी के आधार पे हमें ये पता लगता है कि ये किस जाति का राग है, इसे किस जाति के अंदर रखा जाएगा। अभी हमने बात की रागों के जातियों के बारे में, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए राग को समझने के लिए जिन चीज़ों का समझना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों के बिना रागों को समझना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें, कुछ राग ऐसे होते हैं जिनके अंदर नंबर्स की, नोट्स की आरोह अवरोह में जो आइडेंटिकल नहीं होते, तो उन रागों को मिक्स्ड रागा, कंपाउंड रागा या मिले जुले मिश्रित राग भी कहा जाता है। इस तरह के जो राग हैं उनमें कोई ख़ास तरह के स्ट्रिक्टली जो रूल्स हैं आरोह में जाते समय, अवरोह में आते समय, वो फॉलो नहीं किए जाते। वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है गायक के ऊपर कि वो किस तरीके से उन रागों को मिश्रित कर रहा है, और उन रागों को मिश्रित करने के बाद जो नया राग डिस्कवर हो रहा है, जो नया राग हमारे सामने आ रहा है, वो कौन से स्वरों के साथ हमारे सामने आ रहा है। और इस तरह के रागों को हम वक्र राग कहते हैं, नॉन लाइनर रागास भी जिनको कहते हैं। अच्छा, कुछ रागों के अंदर अपने जो नियम होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत के कुछ नियम हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने हैं, ये बातें भी सामने आती हैं कि राग एक रस को प्रदर्शित करता है।
मूड को प्रदर्शित करता है, जैसे खुशी का, दुख का, संवेदनाओं का। ये जो रस हैं ये राग के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। भक्ति रस हो गया, खालीपन का एक जो एहसास होता है कुछ रागों के स्वरों को सुन के, वो कहीं ना कहीं। अच्छा, कुछ राग ऐसे हैं जो ऋतुओं के हिसाब से गाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रागों का अपना एक समय होता है। कुछ राग ऐसे हैं जो सुबह के समय गाए जाते हैं, प्रातःकाल गाए जाते हैं, और कुछ शाम के समय, कुछ दिन में भी गाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो संधि प्रकाश राग हैं। जब आप सुबह और शाम का वो समय, जब रात और दिन का मिलन हो रहा होता है, उस समय जो राग गाए जाते हैं वो संधि प्रकाश राग कहे जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रागों को गाते समय, बजाते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अलावा राग के 3 भेद भी हैं जिनको हम शुद्ध राग, छाया लग राग और संकीर्ण राग भी कहते हैं। जैसे अब अगर शुद्ध राग की बात करें तो जिस राग में किसी भी राग की छाया नहीं आती उसे हम शुद्ध राग कहते हैं, और जिस राग में केवल 2 रागों का मिश्रण हो वो छाया लग राग कहलाता है। जिसमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो वो संकीर्ण राग कहलाता है। अब जैसे शुद्ध राग की अगर बात करें तो बिलावल है, यमन है, तोड़ी है, ये शुद्ध राग हैं। पुरिया, धनाश्री, भैरव, बहार ये छाया लग राग हैं, और भैरवी, पीलू और बहुत सारे राग हैं जो संकीर्ण राग हैं। तो जो राग है उनको गाते समय, उनको बजाते समय हमें इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हमारा भारतीय संगीत टिका हुआ है। साथ ही साथ ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो राग हैं वो सिर्फ प्रसन्नता या हैप्पी मूड जिसको हम कहते हैं उसको प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे बहुत से रस हैं, क्योंकि रस के साथ उनका अनोखा संबंध है रागों का। हर राग का अपना एक मूड है, अपना एक अलग रस है, चाहे वो शांत रस हो, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो भक्ति रस हो, चाहे वो वीर रस हो, और उसी हिसाब से उसकी रचनाएं भी हमारे सामने, उसके स्वर भी हमारे सामने आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राग को समझने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो हमें तभी समझ आ सकती हैं जब हमें ये समझ आएगा कि राग क्या है, उसको किस तरीके से गाया जाता है, कि उसके जो विशेष महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो क्या है। राग और मूड का जो आपस में रिलेशनशिप है वो बहुत ही अनोखा है, और कला के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो कला का साथ साथ चलती हैं, जैसे इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन चित्रकारी में भी आती है और ये इमेजिनेशन संगीत में भी आती है। राग को गाने के लिए इमेजिनेशन का होना, क्रिएटिविटी का होना एक कलाकार में बहुत ज़रूरी है, और ये डिपेंड करता है कि वो कलाकार गाते समय किस तरीके से सामने सुनने वालों के साथ जुड़ता है, या किस तरीके से अपने गायन के ज़रिए उनके दिलों तक पहुंचता है। राग भारतीय संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो राग का टॉपिक है आज अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।